नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग एसकेएमयू सेमेस्टर 3 सोशियोलॉजी मेजर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो जिनका भी सोशियोलॉजी है, ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर 4 का हम लोग कंप्लीट एकदम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। मात्र आपको एक वीडियो देखना है। इसी वीडियो में सारा आपको सिलेबस पता चलेगा, क्या पढ़ना है, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में सारा हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका सोशियोलॉजी मेजर 4 है, इसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटी। क्या पढ़ना है? जेंडर एंड सोसाइटी। लिंग और जो समाज होता है, इसी से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे। इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे से आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, कौन-कौन से प्रश्न पढ़ने हैं। देखिए, आपको सोशियोलॉजी मेजर पेपर 4 में 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप लोग यहाँ पर फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मतलब जो बेसिक अवधारणा होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जैसे लिंग अनुपात, मतलब जेंडर, ठीक है, जेंडर पढ़ना, लिंग पढ़ना है। आगे पढ़ना है पैट्रिसी, मतलब पितृसत्तात्मकता पढ़ना है। मैट्रिसी यानी मातृसत्तात्मकता पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म, मतलब नारीवाद के कौन-कौन से सिद्धांत है, ठीक है, जैसे उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, ठीक। आगे देखिए, थर्ड यूनिट आपका है वोमेन एंड फैमिली, मतलब जो औरतें होती है और परिवार, महिलाएं और परिवार के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में आपका दिया हुआ है वोमेन एंड वर्क, मतलब जो महिलाएं होती है और उनका जो काम होता है उसको पढ़ना है। और फिफ्थ यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडियन सोसाइटी, मतलब जो भारतीय समाज है इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो 5 यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए आगे अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग एक-एक नंबर वाले 20 प्रश्न को पहले देख लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर। तो हम लोग समझ लेते हैं जेंडर क्या होता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग जब भी फॉर्म भरते हैं वहाँ पर जेंडर पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, जेंडर समाज द्वारा निर्मित पुरुष स्त्री से संबंधित भूमिकाओं और व्यवहारों और अपेक्षाओं को कहा जाता है। मतलब जो आदमी जिस तरह का काम करता है, ठीक है, उसी के आधार पर उसका जेंडर निर्धारित होता है। जैसे महिलाएं खाना बनाती है, पुरुष काम धंधा करते हैं, तो उसी के आधार पर जेंडर निर्धारित होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। देखिए यहाँ पर मैं एकदम सिंपल शब्दों में आपको बता दूंगा, एक बार ध्यान से आपको सुनना है। सेक्स क्या होता है? जब व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो उसके लिंग के आधार पर पता चलता है कि वह कौन सा सेक्स है, जैसे लड़का है या फिर लड़की है। जबकि जेंडर क्या होता है? समाज में वह किस प्रकार से काम करेगा, कौन से काम उसके लिए निर्धारित है, ठीक है, उसको जेंडर कहते हैं। जैसे कोई काम क्या होता है, जैसे घर में बर्तन मांजना हो गया, कपड़ा धोना हो गया, और फिर जो खाना बनाना होता है वो महिलाओं के लिए होता है, तो महिला आधारित जेंडर हो गया, ठीक है। और जो फिर काम करने वाला हो गया, पैसा कमाने वाला हो गया, या फिर और भी जो काम होता है वो पुरुषों के लिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है, सेक्स के आधार पर, जन्म के आधार पर सेक्स निर्धारित होता है, जबकि जेंडर काम के आधार पर निर्धारित होता है, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला है पितृसत्ता क्या है, व्हाट इज पेट्रिसी। तो पितृसत्ता क्या है? वैसी व्यवस्था जिसमें पुरुषों की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं? पितृसत्ता कहते हैं, ठीक है, मतलब पुरुष इसमें प्रधान होते हैं। नेक्स्ट है मातृसत्ता किसे कहते हैं। तो मातृसत्ता क्या है? मातृसत्ता वैसी व्यवस्था होती है जिसमें महिलाओं की प्रधानता होती है, या फिर महिलाएं सब क्या होती है, मेन होती है। तो आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार से पितृसत्ता में पुरुष प्रधान होते हैं, उसी प्रकार से मातृसत्ता में महिलाएं प्रमुख होती है या फिर प्रधान होती है। अगला है पुरुषत्व से आप क्या समझते हैं, मैस्कुलिनिटी से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाज द्वारा पुरुषों से जोड़ी गई या फिर मानी गई विशेषताओं को पुरुषत्व कहते हैं। मतलब समाज के द्वारा क्या होता है, पुरुषों के लिए कुछ जोड़ी गई अपनी मान्यताएं होती है, विशेषताएं होती है, इसको पुरुषत्व कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, स्त्रीत्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फेमिनिटी। स्त्रीत्व क्या होता है, इसको देखिए आप लोग, समाज द्वारा महिलाओं से जुड़ी हुई कोमलता, त्याग और भावनात्मक स्त्रीत्व कहलाती है। मतलब समाज में जो भी महिलाओं से जुड़ी हुई कोमलता होती है, जो भी उसके मतलब त्याग होते हैं और जो भी उनकी भावनाएं होती है, इसको क्या कहते हैं? स्त्रीत्व कहते हैं। महिलाओं से संबंधित जो भी मतलब उनकी होती है नियम कानून, उसको स्त्रीत्व कहते हैं, ठीक है। और पुरुषों से जो भी संबंधित होगा उसको कहेंगे पुरुषत्व। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए अगला यहाँ पर दिया हुआ है, जेंडर पहचान क्या होती है, जेंडर पहचान क्या होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यक्ति द्वारा स्वयं को जिस लिंग के रूप में पहचाना जाता है उसको जेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ।
जेंडर क्या होता है, जो भी मतलब उनके लिए काम निर्धारित होता है, ठीक है, या फिर जिस रूप में वह जाना जाता है जिस काम के लिए, ठीक है, उसी के आधार पर जेंडर निर्धारित होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया था, जो महिलाएं होती है खाना बनाती है, ठीक है, तो खाना बनाने वाला काम क्या हो गया, एक तरह से महिलाओं के लिए हो गया। तो महिला जेंडर पता चल जाएगा कि खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े लता धोना या घर की देखभाल करना महिलाओं के लिए होती है। जबकि लिए जो पैसा कमाने वाला होता है ना, अधिकतर पैसा पुरुष ही कमाते हैं, तो उसी के आधार पर जेंडर भी मतलब पहचाना जाता है, ठीक है। जबकि जो होगा ना, सेक्स कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसको बदलना मुश्किल होता है, लेकिन जेंडर स्थान के साथ बदल भी सकता है। जैसे जो स्टूडेंट सब होते हैं, ठीक है, बाहर में जाकर के रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर उनको खाना भी बनाना पड़ता है, तो हिसाब से जेंडर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, लिंगानुपात की परिभाषा दीजिए। तो क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे, 1000 पुरुष में जितनी महिलाएं होगी उसको क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कम लिंगानुपात का एक सामाजिक प्रभाव बताइए। कम लिंगानुपात का क्या करना है, एक सामाजिक प्रभाव बताना है। तो कम लिंगानुपात से सामाजिक असंतुलन और महिलाओं पर हिंसा बढ़ती है। मतलब कम महिलाएं होगी तो इससे क्या होगा, सामाजिक असंतुलन हो जाएगा, ठीक है। पुरुषों की मतलब पुरुषों की जो होती है, पुरुष के हिसाब से ही थोड़ी मोड़ी कम महिलाएं होनी चाहिए, तब संतुलन बना रहेगा। लेकिन वही कम हो जाएगा तो क्या होगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा और महिलाएं जो है इस पर हिंसा बढ़ेगी। नेक्स्ट है, उदार नारीवाद किस पर बल देता है। उदार नारीवाद किस पर बल देता है, तो यहाँ देखिए, उदार नारीवाद समान अधिकार, शिक्षा, कानूनी सुधार पर बल देता है। उदार नारीवाद समान अधिकार, शिक्षा और कानूनी सुधार पर बल देता है। नेक्स्ट है, उग्र नारीवाद का मुख्य विचार क्या है। तो उग्र नारीवाद पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण की मूल जड़ मानता है। मतलब उग्र नारीवाद क्या हो जाएगा, जानती है, सॉरी क्या बोल देते हैं यार, बढ़िया समझिए। उग्र नारीवाद क्या होता है, पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण का मूल जड़ मानती है। मतलब जो भी महिलाएं होती है एक प्रकार से उग्र होती है, उग्र विचारधारा वाला होती है। इसमें जो पितृसत्ता होता है, महिलाओं में जो भी शोषण होता है, इसका मुख्य कारण पितृसत्ता को माना जाता है, ठीक है। तो इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ। उग्र नारीवाद क्या होता है, जो महिलाओं की उग्र विचारधारा होती है, महिलाएं इसमें उग्र विचारधारा वाला होती है। इसमें जो भी महिलाओं पर शोषण होता है, इसका मुख्य कारण पितृसत्ता को माना जाता है, क्योंकि पितृसत्ता में क्या होता है, पुरुष प्रधान होते हैं। तो जब पुरुष प्रधान होगा तो महिलाओं की स्थिति समाज में निम्न तो होगी ही। तो वही उग्र नारीवाद में क्या होता है, जो महिलाओं पर शोषण होता है, इसका मुख्य कारण पितृसत्ता को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है मार्क्सवादी नारीवाद किससे संबंधित है। मार्क्सवादी नारीवाद आर्थिक और वर्गीय शोषण से संबंधित है। आर्थिक और वर्गीय शोषण से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है समाजवादी नारीवाद किन दो व्यवस्थाओं को जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, समाजवादी नारीवाद पितृसत्ता और पूंजीवाद दोनों को जोड़ता है। समाजवादी नारीवाद क्या करता है, पितृसत्ता और पूंजीवाद दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला यहाँ पर उत्तर आधुनिक नारीवाद किस विचार का विरोध करता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद किस पर विचार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक समान महिला अनुभव की धारणा का विरोध करता है। विचार यहाँ पर विचार का विरोध करता है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग गलत पढ़े थे, फिर से देखिए यहाँ पर आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन को, उत्तर आधुनिक नारीवाद किस विचार का विरोध करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक समान महिला अनुभव की धारणा का विरोध करता है। यह एक समान महिला अनुभव की धारणा का विरोध करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, परिवार में महिलाओं की मुख्य भूमिका क्या है। तो परिवार में महिलाएं क्या करती है, मुख्य भूमिका इनकी क्या होती है, तो पालन पोषण होती है, खाना बनाना होती है, कपड़े धोने, लता धोने, ठीक है, या फिर जो भी घरेलू में काम होते हैं वे सभी महिलाएं करती है। आगे देखिए, जेंडर का एक सामाजिक निर्माण क्या है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग इसको, समाज द्वारा लिंग आधारित भूमिकाओं का निर्माण जेंडर का सामाजिक निर्माण कहलाता है। समाज में जो भी काम होते हैं वो लिंग के आधार पर या फिर जेंडर के आधार पर ही कहीं ना कहीं तय किया जाता है, ठीक है। तो जो भी उनके काम तय होते हैं उसको ही क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर है, महिलाओं के कार्य को अदृश्य क्यों कहा जाता है। मतलब जो भी महिलाएं करती है घर में काम, उसको क्यों नहीं माना जाता है। तो यहाँ देखिए, घरेलू कार्य का आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जाता है। मतलब जो भी महिलाएं घर में काम करती है उससे उनको पैसा नहीं मिलता है, तो इससे इसका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है। जबकि जो पुरुष घर से बाहर जाकर काम करते हैं तो उनसे उसको कुछ पैसा भी मिलता है, तो उनका आर्थिक मूल्यांकन होता है। जबकि महिलाएं घर में ही काम करती है तो इनको अपना काम करिएगा तो कहाँ से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इनका जो भी काम होता है अदृश्य माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बताइए। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो अर्थव्यवस्था में महिलाएं क्या करती है, उत्पादन का काम करती है, सेवा का काम करती है, घरेलू श्रम के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। तो ये सभी काम हो गया। नेक्स्ट है अगला, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर एक बिंदु लिखिए।
मतलब एक पॉइंट लिखना है, जैसे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से असमान रही है। मतलब जो भी हमारा इतिहास है, इतिहास से लेकर के आज तक देखिएगा तो महिलाओं की स्थिति क्या होती है, थोड़ा-सा निम्न होती है। मतलब जो हमारा देश है, एक प्रकार से पितृसत्तात्मक देश है। मतलब यहाँ पर पुरुषों की प्रधानता रही है, जिसके कारण से महिलाएँ क्या होती है, समाज में थोड़ी नीचे स्तर की होती है। ठीक है? आगे देखिए, यहाँ पर अगला दिया हुआ है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक उदाहरण लिखिए। तो घरेलू में जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक उदाहरण है। घरों में कब से मतलब जो होते हैं ना, बहुत सारे दारू पी लेते हैं, ठीक है? तो वहाँ लड़ाई होने लगता है। तो लड़ाई होगा तो क्या होगा, महिलाओं के विरुद्ध एक प्रकार से हिंसा होगा। ठीक है? तो 20 था 1 नंबर वाले प्रश्न। आगे यहाँ पर दिया हुआ ज्ञान सागर ऐप, ठीक है? तो ₹60 में, मात्र आपको ₹60 में 4 साल के लिए ये आपके लिए हो जाएगा। जो भी हम लोग वीडियो बनाते हैं, उसका जितना भी पीडीएफ होता है, एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन पेपर रहता है, ठीक है? सारा आपको इस ऐप में मिल जाएगा। मात्र आपको एक बार ₹60 देना है और 4 साल के लिए ये आपके लिए हो जाएगा। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। जितना भी मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा, क्या करिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यही सभी आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में एकदम सेम देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है? ठीक है? इसको स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। तो इसको मैंने आपको बता दिया है। जेंडर क्या होता है, सामाजिक आधार पर तय किया जाता है कि समाज में वह किस प्रकार से काम करता है, उसी के आधार पर जेंडर तय होता है। जबकि सेक्स क्या हो गया, लिंग के आधार पर। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं, शिशु का जन्म होता है, उसी टाइम पता चल जाता है कि यह लड़का है या फिर लड़की है। ठीक है? यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, सेक्स जैविक आधार पर निर्धारित होता है, जैसे पुरुष और महिला। ठीक है? यह जन्म से तय होता है और इसमें कोई बदलाव मतलब नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। समाज पुरुष और महिला से जुड़ी भूमिकाएं, व्यवहार और जिम्मेदारियां तय करती है कि वह किस प्रकार का जेंडर होगा। नेक्स्ट है, जेंडर समय, स्थान और संस्कृति के अनुसार बदल भी सकता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है उदाहरण। जेंडर का एक बार उदाहरण देख लीजिए आप लोग। घर का काम केवल महिलाओं का मानना जेंडर आधारित धारणा है, जबकि यही काम को बाहर में पुरुष भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, जेंडर के कारण समाज में असमानता, भेदभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में जेंडर और सेक्स में अंतर किया जाता है, ताकि क्या है, दोनों का अध्ययन किया जा सके, ठीक है, और अच्छी तरह से समझ इसको प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है? तो यह था जेंडर और सेक्स में अंतर। इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ और कुछ-कुछ समझा दे रहा हूँ। बाकी इसका सारा आपको पीडीएफ का मिल जाएगा, ऐप में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, पितृसत्ता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रिसी। तो पितृसत्ता क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है, जिसमें पुरुष मेन होते हैं, पुरुष प्रधान होती है। ठीक है? मतलब पुरुषों का नियंत्रण होता है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें परिवार, समाज और राजनीतिक में पुरुषों का वर्चस्व होता है। नेक्स्ट है, महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। संपत्ति, शिक्षा और रोजगार में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो भी संपत्ति, शिक्षा हो गया और रोजगार हो गया, इसमें पुरुषों की प्रधानता होती है। सारा चीज़ में पुरुषों की ज़्यादा प्रधानता रहती है। ठीक है? नेक्स्ट है, पितृसत्ता महिलाओं को घरेलू भूमिका तक सीमित कर देती है। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में बाधा डालती है। अगला दिया हुआ है, समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण पितृसत्ता है। तो पितृसत्ता ही क्या है, नारीवाद, मतलब जो एक प्रकार से आंदोलन हुआ है, तो पितृसत्ता ही इसका मुख्य कारण माना जाता है। तो महिलाओं पर जो भी शोषण होता है, इसका मुख्य कारण पितृसत्ता है, क्योंकि पुरुष ही इसमें मतलब मेन माने जाते हैं अधिकतर। आगे है, नारीवाद आंदोलन पितृसत्ता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, ताकि क्या है, दोनों का समान अधिकार मिल सके। तो यह था पितृसत्ता। ठीक है? इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा अपने से भी। अगला दिया हुआ है, मातृसत्ता सब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय मैट्रिसी। मातृसत्ता क्या होता है? तो वैसी व्यवस्था जिसमें महिलाओं की प्रधानता हो, उसको मातृसत्ता कहते हैं। यहाँ देख लीजिए आप लोग, मातृसत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है। इसमें वंश, संपत्ति और उत्तराधिकार महिलाओं के माध्यम से चलता है। जो भी वंश होगा, ठीक है, महिलाएं जो निर्णय लेगी, जैसे बाहुबली देखिएगा आप लोग, इसमें उसकी जो माता होती है, वही निर्णय करती है कि कौन बनेगा। ठीक है? आगे यहाँ पर है, परिवार में निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के पास होती है। नेक्स्ट है, कुछ जनजातीय समाज में मातृसत्ता के उदाहरण मिलते हैं। मातृसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि पुरुषों का शोषण होता है, बल्कि यह वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था को दर्शाती है। मातृसत्ता पितृसत्ता के विपरीत सामाजिक संरचना प्रस्तुत करती है। यह लैंगिक समानता को समझने में भी सहायता करती है। ठीक है?
तो मातृसत्ता का उदाहरण भी हम लोगों को देखने को मिलता है, जिससे हमारे जो देवी देवता हो गए, अधिकतर स्त्रियों की प्रधानता वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जेंडर पहचान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जितना भी मैंने आपको 1 मार्क्स वाला बताया ना, वही सब क्वेश्चन है। केवल आप लोग एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। जेंडर पहचान पर क्या करना है आपको? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसको देखिए, जेंडर पहचान व्यक्ति की स्वयं की लिंग से संबंधित अनुभूति होती है। मतलब वो किस प्रकार से लिंग है या फिर किस प्रकार से उसकी जेंडर है, काम के आधार पर उसको पता चल जाएगा। अगला है, जैसे मतलब कभी-कभी क्या होता है, लड़कियों का जो काम होता है ना, लड़के करने लगते हैं साड़ी-उड़ी पहन करके, तो उस टाइम उसका जेंडर बदल जाता है। ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यह जैविक सेक्स से हमेशा मेल खाए यह आवश्यक नहीं है। मतलब सेक्स अलग टाइप का हो गया। ठीक है? तो उससे मेल खाए यह आवश्यक नहीं है, कभी-कभी चेंज भी हो जाता है। अगला है, व्यक्ति स्वयं को पुरुष, महिला या अन्य किसी के रूप में पहचाना जा सकता है। जो जेंडर होता है, पुरुष जो होता है महिलाएँ भी बन सकती है, महिलाएँ पुरुष भी बन सकती है। ठीक है? नेक्स्ट है यहाँ पर, जेंडर पहचान व्यक्तिगत अनुभव और आत्मबोध पर आधारित होता है। जेंडर पहचान क्या करता है? व्यक्तिगत अनुभव और आत्मबोध पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, समाज अक्सर जेंडर पहचान को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है? जिससे भेदभाव होता है। मतलब कभी-कभी कोई काम जो होते हैं पुरुष सब स्त्रियों का काम करने लगता है, तो उससे पहचान उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है? इससे भेदभाव होता है। अगला है, ट्रांसजेंडर समुदाय जेंडर पहचान का प्रमुख उदाहरण है। जेंडर पहचान का सम्मान मानव अधिकारों का हिस्सा है। आधुनिक समाज में इसे कानूनी मान्यता दी जा रही है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो यह क्या था? जेंडर पहचान। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, उदार नारीवाद की व्याख्या कीजिए। उदार नारीवाद में क्या होगा? समान शिक्षा होगा, समान अधिकार होगा, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। यहाँ देखिए, नारीवाद, उदार नारीवाद समान अधिकारों पर आधारित नारीवाद सिद्धांत है। यह महिलाओं और पुरुषों के बीच कानूनी समानता की मांग करता है। मतलब पुरुष और जो भी महिला हो गया उसके बीच समान अधिकार रहे। अगला है, शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक में पुरुष और जो स्त्री होंगे, ठीक है, समान अधिकार रहने चाहिए। नेक्स्ट है, जो उदार नारीवाद है, यह मानता है कि सुधार कानूनों के माध्यम से संभव है। उदार नारीवाद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है, यह पितृसत्ता को सामाजिक सुधार से चुनौती देता है। नेक्स्ट है, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानता है। अगला है, आधुनिक नारीवाद आंदोलनों में इसकी बड़ी भूमिका होती है या फिर बड़ी भूमिका है। तो आपको समझना है कि जो उदार नारीवाद है ना, एक प्रकार से पुरुष को भी साथ में लेकर चलता है और स्त्रियों को भी साथ में लेकर चलता है। जो भी अधिकार हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सभी में महिला और पुरुष का क्या होगा? समान अधिकार रहना चाहिए। अगला है उग्र नारीवाद। तो उग्र नारीवाद क्या होता है? जो भी महिलाओं की विचार होती है, नारियों की विचार होती है, ठीक है, वह उग्र टाइप का होती है। इसमें जो पितृसत्ता होता है और महिलाओं के शोषण का मतलब प्रमुख कारण माना जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आप लोग, उग्र नारीवाद पितृसत्ता को महिलाओं के शोषण की जड़ मानता है। यह समाज की मूल संरचना में परिवर्तन की बात करता है। परिवार और विवाह जैसी संस्थाओं की आलोचना करता है। ठीक है, मतलब महिलाओं के अधिकार पर इसमें विशेष जोर दिया जाता है। ठीक है, और जो भी पुरुषों का अधिकार है उसको मतलब नकारा जाता है। आगे है, यह यौन राजनीति पर विशेष ध्यान देता है। अगला है, उग्र नारीवाद केवल कानूनी सुधार को पर्याप्त नहीं मानता। यह महिलाओं की चेतना जागृति पर बल देता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना है। यह नारीवाद का सबसे क्रांतिकारी रूप माना जाता है। ठीक है, इसमें मतलब आंदोलन अधिकतर होते हैं नारियों को लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के। ठीक है, तो इसको भी समझ गए होंगे, उग्र नारीवाद। अगला यहाँ दिया हुआ है, परिवार में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका होती है? इसको अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं। मतलब क्या-क्या भूमिका होती है, क्या-क्या होती है यहाँ पर एक बार आप लोग देख लीजिए। परिवार में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे बच्चों का पालन-पोषण और संस्कार देती है। घरेलू कार्यों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाता है। परिवार में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। परंपरागत रूप से महिलाओं को क्या होती है? घरेलू भूमिका मतलब सीमित किया जाता है। अगला है, आधुनिक समाज में महिलाएँ बाहरी कार्य भी कर रही है। इसके बावजूद घरेलू श्रम का भार मुख्यतः महिलाओं पर ही होता है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को दर्शाती है। महिलाएँ भी बहुत सारे काम करती है, ठीक है? और पुरुष भी पैसा करके मतलब कमा करके देता है, ऐसा बात थोड़ी है। लेकिन महिलाओं को भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, लेकिन उनके कार्य को प्रधानता नहीं दी जाती है। मतलब माना ही नहीं जाता है, जबकि उसको भी मानना चाहिए। अगला यहाँ पर, जेंडर के सामाजिक निर्माण को समझाइए। तो देखते हैं हम लोग जेंडर के सामाजिक निर्माण को। जेंडर समाज द्वारा निर्मित अवधारणा है। मतलब कौन काम क्या करेगा, कौन क्या करेगा, यह समाज के द्वारा निर्धारित होता है।
अगला यहाँ पर दिया हुआ है, समाज यह तय करता है कि पुरुष और महिलाएं कैसे व्यवहार करेंगे, मतलब किस प्रकार से रहन सहन करेंगे, ठीक है, कैसे रहेंगे, सारा को निर्णय लेता है समाज लेता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, परिवार, शिक्षा और मीडिया जेंडर निर्माण में भूमिका निभाते हैं। परिवार, शिक्षा और मीडिया क्या करते हैं, जेंडर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है, बचपन से ही लड़के और लड़कियों का अलग अलग भूमिकाएं देखने को मिलती है, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक होती है। आगे है, जेंडर निर्माण से असमानता और भेदभाव उत्पन्न होता है। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये भूमिकाएं क्या करती है, प्राकृतिक नहीं होती है बल्कि सामाजिक होती है। जो जेंडर भी होती है समाज के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं तो कौन जेंडर है, चेंज भी हो सकता है। आगे है, जेंडर निर्माण से असमानता और भेदभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, इसे समझना सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है। नारीवाद अध्ययन इसका विरोध करता है। नारीवाद जो है वो हो गया, क्या करता है, इसका विरोध करता है। किसका विरोध करता है, किसका विरोध करता है, तो जो पुरुषों का हो गया, ठीक है, पितृसत्तात्मकता हो गया या फिर जो जेंडर हो गया, इसको विरोध करता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ, महिलाओं की कार्य की अस्पृश्यता पर टिप्पणी कीजिए। महिला की जो भी काम करती है उसको क्यों नहीं माना जाता है। कमेंट ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ वोमेन्स वर्क्स, जो भी उनकी काम होती है अदृश्य माना जाता है, इसको बताना है आपको। तो यहाँ देखिए, महिलाओं का अधिकांश कार्य घरेलू होता है। घरेलू का कार्य आर्थिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। जो भी महिलाएं घरों में काम करती है उनसे पैसा नहीं होता है, तो आर्थिक मूल्यांकन इसका नहीं होता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, इसे अदृश्य कार्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है। नेक्स्ट है, यह कार्य परिवार और समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी महिलाएं काम करती है वह तो समाज के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये फिर भी इसे रोजगार नहीं माना जाता है क्योंकि इससे पैसा नहीं मिलता है। इससे महिलाओं की आर्थिक निर्भरता बढ़ती है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को मजबूत करती है। महिलाओं के कार्य को मान्यता देना आवश्यक है। महिलाएं जो भी काम करती है भले ही आर्थिक ना माने, लेकिन इनको भी काम को क्या है, प्रधानता देनी चाहिए। जितने पुरुष कमा करके लाते हैं उतने घर में जो भी महिलाएं काम करती है उनका भी अधिकार है, क्योंकि वे काम नहीं करेंगे तो कमा के क्या फ़ायदा जब काम ही नहीं होगा तो, ठीक है। तो इतना है, आपको इसको पढ़ लेना है। महिलाओं की कार्य को क्यों नहीं माना जाता है या फिर अदृश्य क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखते हैं हम लोग, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में महिलाओं की क्या स्थिति, इसको बताना है। देखते हैं हम लोग, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती रही है। अगला है, वैदिक काल में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। महिलाओं को वैदिक काल में प्रधानता दी जाती थी, एक प्रकार से वहाँ पर मातृसत्तात्मकता थी। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, मध्यकाल में उनकी स्थिति थोड़ी गिरावट आई। आगे है, आधुनिक काल में सुधार आंदोलन ने बदलाव लाया। संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार दिए। शिक्षा और रोजगार में भी उनकी भागीदारी अभी बढ़ी है। तो इस प्रकार से जो भारतीय समाज है, महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है, पॉइंट वाइज सारा यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इनको सभी अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।